ठीक पीछे मेरे इस वक्त आप एक पटरी देख रहे होंगे। ये कोई मामूली पटरी नहीं है। रेल की पटरी आपने अक्सर देखी होंगे, मगर ये कोई मामूली पटरी नहीं है। वजह है, हम इस वक्त लखनऊ में हैं, काकोरी में हैं, और ये पटरी वो पटरी है जहाँ पर काकोरी कांड हुआ था। काकोरी की जो लूट हुई थी, जो क्रांतिकारियों ने की थी अंग्रेज़ों की ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को। ये वही स्थल है। हम फिलहाल काकोरी शहीद स्मारक पर हैं। ठीक पीछे इसकी पटरी नज़र आ रही है, आगे पूरा स्मारक बना हुआ है। हम स्मारक घूमेंगे और काकोरी कांड की पूरी कहानी सुनेंगे। हमारे साथ उदय खत्री जी मौजूद हैं। इनके पिताजी भी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे जो काकोरी कांड हुआ था। उनको 10 साल की सज़ा भी हुई थी। तो उदय जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे, घूमते फिरते बातचीत करते रहेंगे। मैंने कहा भाई, जिस जगह लूट हुई थी पहले थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दें, उसके आगे तो स्मारक बन गया है। उदय जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो कि ये जो काकोरी कांड था, इसको एक बहुत बड़ा एक चिंगारी के तौर पर देखा जाता है कि जो आंदोलन थम गया था एक बार, जब गांधी जी ने वापस ले लिया था अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी कांड के बाद। तो बताते हैं कि एक नई चिंगारी के तौर पर इस काकोरी कांड ने काम किया था। शुरुआत कैसे हुई थी, कि ये कैसे तय किया गया? क्योंकि आपके पिताजी शामिल थे, आप बता रहे थे कि आपने तमाम किस्से सुने हैं उनसे और क्रांतिकारियों से, और आपने किताब भी लिखी हुई है इस पूरे कांड पर। तो इसकी पृष्ठभूमि, मतलब शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे प्लान हुआ कि हमें ये करना है? नहीं, देखिए, क्रांतिकारियों की पार्टी का गठन तो 1923 में ही हो चुका था, और इनके संस्थापकों में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि कई अनुशीलन समिति के पुराने क्रांतिकारी, सब लोगों ने मिल करके कर लिया था। बाद में आज राम प्रसाद बिस्मिल भी इससे जुड़े, और राजेंद्र लहरी भी जुड़े। लोग जुड़ते गए एक एक करके। हमारे पिताजी तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो बनारस में इस पार्टी के में कैसे आए, ये भी एक इतिहास है, इसका एक चैप्टर है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी क्रांतिकारी पार्टी में आए, बाद में आए। वो आपने जैसा बताया, पहले गांधी जी के आंदोलन से वो जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने 15 बेंतों की सज़ा खाई थी बनारस में। वो तो उसका तो अलग ही पूरा चैप्टर है। और वहीं से वो आज़ाद हुए, आज़ाद कहलाने लगे। ये तो चंद्रशेखर तिवारी थे, और ये क्रांतिकारी पार्टी से बाद में जुड़ गए। और जुड़ने के बाद सभी सदस्य जो बनते थे वो भी अपने जैसे उत्साही नौजवानों को कोशिश करते थे कि वो भी इस पार्टी से आके जुड़ जाएं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन में किसी को क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनाया, तो हमारे पिताजी थे, जो उस समय उदासीन साधु के रूप में वहाँ बनारस में संस्कृत अध्ययन कर रहे थे। वही चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय था, जहाँ सब कुछ निःशुल्क था, रहना खाना पीना सब ये था। वहाँ संस्कृत का वो अलग अध्ययन कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है, और ये मुलाकात घनिष्ठता में बदलती है। और बाद में खत्री जी का नाम उनको नहीं मालूम था, तब वो स्वामी गोविंद प्रकाश जी ही जानते थे। साधु अवस्था का नाम उनका स्वामी गोविंद प्रकाश था। आपके साधु बन चुके थे? वो ऑलरेडी पहले से साधु थे। तो वो उदासीन साधु होने के नाते ऑल इंडिया उदासीन महामंडल के वो महामंत्री थे, और वो क्रांतिकारी नौजवान थे चूँकि। तो क्रांतिकारी उसमें हर नौजवान जो था, उनके अंदर का जज्बा, उस ज़माने के नौजवानों का जज्बा और आज के नौजवानों के जज्बे में ज़मीन आसमान का अंतर। वो एक जुनून था, एक माहौल था उस समय। हर नौजवान, ज़्यादातर नौजवान क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ना चाहते थे, और क्रांतिकारी पार्टी भी इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। ढूंढे, जान चुके थे कि इसमें कोई ये भी है, इसमें ये भी हैं, इसमें वो भी हैं, लेकिन वो मिलते नहीं थे। जल्दी जल्दी किसी को बनाते नहीं थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन में किसी को क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनाया, तो वो रामकृष्ण खत्री, जो उस समय गोविंद प्रकाश के नाम से जाने जाते थे, साधु थे। तो आपके पिताजी कभी आपको इस स्थल पर लेके आए? भाई, हम लोग के लिए तो बड़ा दिलचस्प है कि हम लोग उस जगह पे खड़े हैं, कि उन्होंने बताया किस तरीके से क्या हुआ था। बड़ा रिविजिट में हम लोग करना चाहते थे, किस तरीके से चीज़ें कई बार आए, और यहाँ आकर के इस स्थल को देख गए। इस स्थल को देखने से एक पता चला कि भैया, पता चलता है कि उस ज़माने में
किस तरह से इन लोगों ने एक्शन किया होगा, कैसे यहाँ से गए होंगे और क्या भावना अंदर रही होगी। ये इस एक्शन ने एक नया मोड़ ले आया फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा जाग उठी, उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ कि हमारे साथी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे अंग्रेज़ों को यहाँ से इस देश से निकालने के लिए। तो काकोरी एक्शन जो, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाने लगा। पहले तो काकोरी कांड कहा, अंग्रेज तो इसको कांड कहते थे। कांड तो ससुरे वो लोग करते थे। जलियांवाला बाग को आप कांड कह सकते हैं, वो अंग्रेज़ों ने किया, निहत्तों को मारा, समझे ना। तो वो कांड है, ये कांड नहीं है, ये एक्शन है। काकोरी ट्रेन एक्शन कहें। यस, काकोरी ट्रेन एक्शन कहिए इसको, नॉट तो कांड। ये हमने 9 अगस्त की तो सबको पता है, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले गांव के एक्शन हुए थे, इसी पार्टी ने किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसे शॉर्ट में कहते थे। वो गांव 2 पीलीभीत जिले का 2 गांव थे, एक बिचपुरी और एक बमरौली। दो ये गांव में एक्शन हुए थे और ये 1.5-2 महीने के अंतराल पे हुए थे। और उसके बाद प्रतापगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है द्वारकापुर, वहाँ एक्शन हुआ था। किस तरह का एक्शन? गांव में जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, उन लोगों को के यहाँ एक्शन किया गया था। कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं था, और इनका उद्देश्य तो था कि नौजवानों में एक जोश आए, नौजवान उठ खड़े हों, उनके अंदर का जो है क्रांतिकारी जाग उठे, उनके अंदर थी। तो इस एक्शन से इतना सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि इन एक्शनों से, कि हालांकि शुरू में गांव के एक्शनों से उतना जोश नहीं आया, लेकिन जो काकोरी ट्रेन एक्शन किया, उसी समय ये चर्चा चलने लगी थी आपस में क्रांतिकारियों में कि भाई हम लोग गांव में एक्शनों में अपने ही हिंदुस्तानियों को लूटते हैं, इससे कोई बात अच्छी लग नहीं रही थी। इन लोगों के अंदर भी कुछ खटका था कि क्यों ना सीधे हम लोग जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए, तो क्यों ना सरकार को ही हम सीधे लूटें। तो मतलब वहाँ से ये तय हुआ कि कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा हाँ, आपस में पार्टी के अंदर आपस में चर्चा चलने लगी आपसी बैठकों में कि भाई पंडित जी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वही लीड करते थे और वही सब कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा वही तैयार करते थे एक्शन की। और हर काकोरी कांड जो काकोरी एक्शन है, इसकी भी उन्होंने ही रूपरेखा तैयार साफ उन्होंने पूरा स्टडी किया था। 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर में, सहारनपुर से लखनऊ तक उन्होंने यात्रा की साधारण यात्री बन करके, और स्टडी किया कि देखा कि हर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है ये, तो स्टेशन मास्टर आता है गाड़ी रुकने पर और गार्ड के डब्बे में आके एक थैली उनके वहाँ एक डब्बे में एक बॉक्स होता है, रेलवे का बॉक्स जैसे जाता है, तो उसमें वो डाल दिया जाता है और वो उनसे रिसीव ले लेता है। इस तरह से उन्होंने देखा कि हर स्टेशन मास्टर जब गाड़ी रुक रही है तो वो गार्ड के पास आकर के उनके गार्ड के डब्बे में रखे बक्से में थैली डाल देता है, उनसे रिसीव ले लेता है। तो वो समझ गए कि ये रोजाने की जो कमाई है सहारनपुर से लखनऊ तक की हर स्टेशन की, वो कमाई जो है इसी ट्रेन से जा रही है। और वहाँ वो बक्सा जो है बाद में लखनऊ स्टेशन इसके बाद सीधे लखनऊ स्टेशन, तो लखनऊ स्टेशन पर उतर करके बक्सा उतार लिया जाता है और वो खजाने में जमा कर दिया जाता है। तो लखनऊ गाड़ी पहुंचती उससे पहले काकोरी में गाड़ी रोक ली गई। इसी लोग शामिल थे इसमें? 10 जने थे। राम प्रसाद, ज़्यादा लोगों को हुई सज़ा ज़्यादा लोगों को इसलिए हुई क्योंकि ये एक्शन होने तक वो गांव के एक्शन की भी फाइल शुरू में तेज़ी से जांच होती रही, लेकिन ज़्यादा सहयोग गांव वालों ने नहीं दिया। ये देख करके कि ये जान करके जब उनको पता चला कि इसमें क्रांतिकारी लोग थे और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए वो लोग अपना धन इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो गाँव वालों ने ज़्यादा रुचि नहीं ली। तो वो केसेस जो हैं वो फाइल एक तरह से बंद सी हो जाती थी। और लेकिन जब ये एक्शन हुआ है तो सरकार को सीधा चुनौती हुई ना, सीधा चैलेंज गवर्नमेंट को किया गया, और तब गवर्नमेंट ने ये इसकी एक अपना अंग्रेज़ बड़ा अफसर हॉटन था, उसको ये केस तैयार करने के लिए वो किया। तो उस हॉटन ने पहले जो जांच करी और जो बयान लिए पैसेंजरों के, उससे पता चला कि भाई इन्होंने तो पैसेंजरों को छुआ ही नहीं, क्रांति लोगों ने, ये तो मामूली डकैत नहीं है। वो समझ गया जो तरीका था जो एक्शन करने का, ये इस डकैती को, वो समझ गया कि ये हो ना हो ये क्रांतिकारियों का काम है। और तब उस जांच की दिशा बिल्कुल सही पकड़ी उन लोगों ने। 10 लोग कौन थे? 10 राम प्रसाद बिस्मिल,
चंद्रशेखर आज़ाद मास्टरमाइंड, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, सचिन नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, कितने में और केशव चक्रवर्ती, आपके बनवारी लाल और मुरारी शर्मा, इस तरह से करके 10 क्रांतिकारी थे। इन 10 क्रांतिकारियों ने उसको भी, इस एक्शन को भी लीड किया राम प्रसाद बिस्मिल ने। अच्छा, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल ने ही इस एक्शन को भी लीड किया, पूरी रूपरेखा भी इन्होंने ही तैयार की, पूरा विजिट हर करना। एक्शन की, काकोरी केस से पहले के जो गांव के एक्शन थी वो भी रूपरेखा उन्हीं की तैयार की रहती थी और लीड भी वही करते थे, और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह ये लोग सब शामिल होते थे। अच्छा, मैं पहले कहीं पढ़ रहा था तो बताया कि जो इसकी प्लानिंग चल रही थी तो ये हुआ कि करना है या नहीं करना है। अशफाक उल्ला खान नहीं चाहते थे कि ये नहीं, अशफाक उल्ला खां, बात सही है कि शाहजहाँपुर में एक बैठक हुई थी, तो इन्होंने जब प्रस्ताव रखा बिस्मिल ने कि भैया हम लोग, जैसे चर्चा चल रही थी, हमने तय कर लिया, भैया मैंने स्टडी किया है, उन्होंने सब प्रस्ताव रख दिया कि भैया ट्रेन एक्शन किया जाए और ट्रेन एक्शन इस तरह से करो। मैंने स्टडी कर लिया है, बाद में हम बताएंगे कहाँ कौन सी ट्रेन को लूटना है, कैसे करना है। तो अशफाक ने इसलिए विरोध किया, अशफाक का भी कहना अपनी जगह सही था। उसने कहा भैया अभी हम इतने तैयार ही नहीं हैं, ये तो सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करना होगा, उनसे हम भिड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन सब क्रांतिकारी जोश में थे, उसने कहा नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि लोग तो उस मीटिंग में, उस मीटिंग में भी 10-12 लोग थे। 10 जो लोग शामिल हुए इसमें, इस एक्शन में। ऐसा होता है, देखिए काकोरी यानी ये क्रांतिकारियों का एक्शन करने से पहले वो तय रहता है कि किस एक्शन में किसको ले जाना है। पार्टी के सदस्य तो बहुत थे, लेकिन जिस एक्शन में जिसको ले जाना है सिर्फ उसी को खबर होती थी, बाकी को बिल्कुल नहीं। और कोई कोशिश भी नहीं करता था कि हमको बताओ आप लोग कहाँ क्या करने जा रहे हो। इतना सीक्रेट रहता था, इतना कॉन्फिडेंशियल ढंग से ये सब किया जाता था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ है, तो उसके पहले भी जो मीटिंग वहाँ हुई है, तो अशफाक ने विरोध जरूर किया, लेकिन अशफाक ने की आवाज़ बिल्कुल न कारखाने में तूती की आवाज़ रही। सारे क्रांतिकारी एक तरफ, अशफाक एक तरफ। अखबार ने कहा भैया जब सब तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। शामिल वो भी हुए भैया अरे शामिल हुए, उन्होंने ही ताला तोड़ा। अच्छा, खजाने का जो बक्सा नीचे गिराया गया वो तो औरों से टूट नहीं रहा था, उन्होंने 2 ही चोट में उसका ताला, एवं बड़े बड़े ताले होते हैं, आप जानते हो रेलवे के बक्से जो चलते हैं, तो उसमें तो उन्होंने अपने 2 चोट में ही, ये लोग सब अपना तैयारी करके ले गए थे, हथौड़े वगैरह, घन वगैरह बड़े, तो वो सब ले गए थे, हथियार भी थे और वो भी थे। तो वो छूटा, फिर सारी थैलियाँ निकाली गई और वो ले करके गए। तो उसमें 5,500 रुपया इनके 46, हाँ, मतलब 5,500 रुपया वो इन लोगों के हाथ लगा था। और उससे फिर ये लोगों ने, वो सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल ही जानते थे किसको क्या करना है। उन्होंने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैंने 1,000 रुपया एक जगह, और एक पार्टी नौजवानों ने हमसे वो पहले कह रखा था तो मैंने उनको दे दिया था, और भी किसी चीज़ का पेमेंट था जो हथियारों के, उसका वो किया था। पैसे का काम भी लेन देन में देखते थे। वो सब, कोई उनसे कोई पूछ नहीं सकता था कोई सवाल। मतलब हथियार कौन सा किसके पास क्या रहेगा, खर्चा पानी भी किसी को कुछ देना है तो वो कैसे देना है, वो सब वो लीडर थे, होल सोल लीडर थे, सुप्रीम लीडर जिसको कहिए। हाँ, आज़ाद तो कमांडर इन चीफ इस मामले में थे कि चंद्रशेखर आज़ाद को इस बात की छूट थी कि वो जब चाहें जो हथियार अपने साथ ले जाएं। किसी पार्टी के किसी मेंबर को छूट नहीं थी, पार्टी के किसी सदस्य को ये छूट नहीं थी। आज़ाद इसलिए कि आज़ाद, आप यूँ समझ लीजिए, नॉर्दर्न इंडिया में उस ज़माने में 2 ही लोगों का निशाना अचूक माना जाता था। पहला नंबर चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरा नंबर राजगुरु, जिनकी पहली ही गोली से सॉन्डर्स मारा गया था। भगत सिंह ने तो मरे हुए सॉन्डर्स पर अपने सारे गुस्से में सारे अपने कार्टिजेस खाली कर दिए थे। तो वो दौर कुछ और था नौजवानों का, जो अंदर इतने भरे रहते थे जब किसी उसमें जाते थे। यहाँ के एक्शन में जब इन लोगों ने एक्शन करने के बाद ये लोग यहाँ से गए हैं, तो मैंने बताया जैसे कि इन लोगों को हॉटन जो इसका जो हेड बनाया गया था इस केस को तैयार करने के लिए, उसने जो है अंदाज लगा लिया था। किस तरीके से कोई शॉल की कहानी भी चलती है कि वो शॉल की नहीं, तो फिर तो भाई उनका अपना सारा प्रोसेस होता है। फिर इन लोगों ने पहले अंदाज लगाया कि यहाँ पर कौन, ये तो क्रांतिकारियों का एक्शन है, पता लगाओ कौन सी, तो पता लगा कि यहाँ एक ही पार्टी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ऐसे HRA, बिस्मिल वगैरह शाहजहाँपुर के हैं, बिस्मिल, अशफाक वगैरह ये लोग। तो ये लोग, पता चला कि नहीं, ये लोग 9 अगस्त को वहाँ थे ही नहीं,
शाहजहाँपुर में। ये लोग 9 अगस्त से गायब थे लेकिन बाद में महीने 1.5 महीने बाद ये लोग की एक दिन में धरपकड़ हुई है, 26 सितंबर या उसको, तो ये देश भर में धरपकड़ हुई है। इसके जितने मेंबर इधर उधर थे, पता लगाने के भी कई तरीके होते हैं भाई। उनके सीक्रेट पोस्ट बॉक्स थे बिस्मिल के, उधर बनारस में लाहिड़ी के सीक्रेट पोस्ट बॉक्स होते थे उनके, अपने बीएचयू के, लाहिड़ी भी बीएचयू के छात्र थे और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे। तो उनका एक छात्र मित्र था, उनके यहाँ सब चिट्ठियाँ आती थी इन लोगों की। उन चिट्ठियों को इनको पता लग गया पोस्ट बॉक्स का। मुखबिर भी तो मुखबिरी करने वाले, एक भी मुखबिर हो जाए तो समझ लो सबको, पूरी की पूरी पार्टी को बनवा दे। तो वही हुआ कि इसमें इकबाली गवाह बनवारी लाल बन गए थे, इकबाल कर लिया था, उससे केस पूरा तैयार हुआ और काफ़ी क्रांतिकारी पकड़े गए। कितने लोग केस में गिरफ्तार हुए, कितने लोग पर मुकदमा चला, कितने को सजा हुई? लगभग केस में शुरू में तो 40 के लगभग गिरफ्तार हुए थे। इसमें कुछ कांग्रेस के भी जो समय बरखस्त थे उन लोगों को पकड़ा गया था, क्योंकि वो सिंपैथी रखते थे, नौजवान थे। तो लेकिन धीरे धीरे करके 21 लोगों पर इसमें मुकदमा चला, जिसमें 19 को सजा हुई और 4 को फांसी का दंड हुआ। 2 पार्ट में केस चला, मेन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस और दूसरा सप्लीमेंट्री काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये केस जो चला, इसमें वो गांव के भी एक्शन सब शामिल कर लिए गए। इसका आपके पिताजी भी उसमें हमारे पिताजी थे, जो कि गांव के एक्शनों में थे। काकोरी कांड में शामिल नहीं? काकोरी केस में नहीं थे। काकोरी सजा ट्रेन साथ में हुई? साथ में सजा हुई। और आप यूँ समझ लीजिए, इस काकोरी केस में सजा पाने वालों में सचिन नाथ सान्याल किसी भी एक्शन में नहीं थे, ना तो गांव के एक्शन में थे, ना काकोरी ट्रेन एक्शन में थे, लेकिन उनको सजा हुई लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन कारावास हुआ। आपके जोगेश चंद्र जी आजीवन कारावास हुआ, वो किसी एक्शन में नहीं थे। ठाकुर रोशन सिंह जिन्हें फांसी हुई है इस केस में, वो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन गांव के एक्शन में शामिल थे। तो धारा 320A, धारा 320B, 321A और 396 ऐसा करके इन लोगों को इन धाराओं में इन लोगों के ऊपर जजमेंट हुआ है। और तो उसमें ये लोग वो किए गए। आपने बताया कि मोतीलाल नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी, जो डिफेंस कमेटी बनी थी इनके मुकदमा लड़ने के लिए, वो उसके मेन लोग थे। कमेटी तो अंदर जब कोर्ट में जरा होती होगी तब ये लोग अंदर की कोर्ट की बात, ये लोग कोर्ट में आए कि नहीं मैं तो नहीं बता सकता। वो लोग कभी कोर्ट नहीं आए। मोतीलाल नेहरू तो भाई माननीय बैरिस्टर थे, लेकिन वो डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, एडवाइस करते थे कोर्ट के मामले में। कोर्ट के अंदर क्या बातचीत होती थी, क्या होता था, आपको पता चला, बताया? कोर्ट के अंदर तो सारी बातें होती थी इन लोगों की आपस में। आपके ये जो वकील थे, जूनियर वकील हमारे सीबी गुप्ता, चंद्र भानु गुप्ता, वो सारा केस तैयार करते थे। भानु गुप्ता जो बाद में मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। ये उनका पहला और आखिरी पॉलिटिकल केस था। वो आए तो थे, इसमें जो कांग्रेसी पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए। वो कांग्रेस सत्याग्रह मूवमेंट से जुड़े हुए थे और नौजवान थे, अभी नया बिल्कुल लॉ पास करके निकले थे लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो वो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा ही लीडर मोतीलाल नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें इनको डिफेंस के लिए कमेटी बनाए हुए, तो उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी। तो उन्होंने कांग्रेसियों को तो जो फंस गए थे इसमें, उन लोगों को तो छुड़ाया ही, इससे निकाल दिया, हटा दिया। और बाद में इन लोगों के लिए भी वो जूनियर लॉयर के रूप में काम करने लगे और बहुत मेहनत करी। उस समय CR दास के एक फ्रेंड हुआ करते थे, उस समय तक तो CR दास जीवित नहीं थे। CR दास के एक फ्रेंड हुआ करते थे, बैरिस्टर BK चौधरी, वो वहाँ से आते थे कलकत्ता से यहाँ। लखनऊ में चला मुकदमा चला लखनऊ में। पहले चला ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी ये इसमें रोशनुद्दौला कचहरी में लोअर कोर्ट थी। वहाँ से जब सेशन सुपुर्द हुआ है ये केस, तो ये इसको स्पेशल सेशन कोर्ट बनाया गया। GPO जो आजकल का है, उस समय रिंग थिएटर था, यूरोपियंस का वो क्लब था वहाँ पे। तो वहाँ उसको स्पेशल कोर्ट बनाया गया, सुरक्षा के ख्याल से किया गया। लेकिन वहाँ भी भीड़, नौजवानों की भीड़ पहुँचने लगी थी, उन लोगों का सब सुरक्षा धरी रह गई और वहाँ पर भी मुकदमा जो चला। किस दिन हुई? 6 अप्रैल 1927। 6 अप्रैल 1927 ये वहाँ जजमेंट हुआ। 19 लोगों को 19 लोगों को नहीं, 19 में आप समझ लीजिए। उस समय जो मेन केस मैं बता रहा हूँ, जो वहाँ जजमेंट हुआ, वो
3 जने को फांसी हुई थी। कौन कौन थे उसमें? बिस्मिल, रोशन सिंह और लाहिड़ी, इनको फांसी की सजा। शामिल भी नहीं थे, आप बता रहे हैं। रोशन सिंह काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन गांव के एक्शन में तो थे, पार्टी के मेंबर भी थे। तो हर पार्टी का मेंबर जो पकड़ा गया वो कॉन्स्पिरेटर माना गया। ऐसे बहुत से लोग थे। प्रेम किशन खन्ना किसी भी एक्शन में नहीं थे, लेकिन उनको भी सजा हुई। आपके विष्णु शरण दुबलिस किसी एक्शन में नहीं थे, उनको सजा हुई। ऐसे और भी तमाम क्रांतिकारी थे। मैंने बताया गोविंद चरण कौर बंगाल के थे, ढाका से आए थे और मास्टरमाइंड माने जाते थे। कॉन्स्पिरेटर में तो थे ही, बड़े थे, इन सब में वरिष्ठ थे, लेकिन उनको भी सजा हुई, पकड़े गए इसमें। तो ये ठाकुर रोशन सिंह गांव के एक्शन में थे, इस काकोरी ट्रेन एक्शन में नहीं थे, लेकिन फांसी हुई उनको। तो कहने का मतलब ये है, अंग्रेज़ों ने चुन चुन के सख्त सजाएं दी हैं। आपने बताया कि आप तमाम और क्रांतिकारियों से मिले। पिताजी आपके 10 साल जेल काटी, उसके बाद 27 में सजा हुई तो 37 में लौटे। 25 में 25 सजा, जब वो पहले केस में हुई थी। 25 में पकड़े गए। ये पूना में थे उस समय, जब काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ हुआ है, उस समय ये पूना में थे। तो पूना से ये पकड़ के लाए गए काकोरी ट्रेन एक्शन। पता लग गया क्योंकि खत्री जी की चिट्ठियाँ जो हैं राम प्रसाद बिस्मिल के पास में उनके पोस्ट बॉक्स पे पहुँचती थी। इंदु भूषण मित्रा उनके पोस्ट बॉक्स थे वहाँ शाहजहाँपुर में। वो पोस्ट बॉक्स पकड़ा गया, वो चिट्ठियाँ पकड़ी गई जो इन्होंने लिखी थी वहाँ से। जो लोग शामिल थे उनके लिए, उनको पकड़ना और आसान हो गया। और आसान भाई, उनका तरीका है भाई, विजिलेंस का अपना तरीका होता है, क्या क्या चीज़ें पकड़ते हैं। अब जैसे आपको ये खबर आप लोगों ने बताया ना कि उनकी शॉल पकड़ी गई, तो शॉल से कैसे पकड़ोगे भी? शॉल तो सबके पास होती, लेकिन शॉल में धुलने का, जो जहाँ से धुलती है शॉल, उसका नंबर पड़ा होता है। जिस धोबी के यहाँ से या लॉन्ड्री से जो धुलाई गई उसका नंबर पड़ा था, वो पता लगाया गया। वो पता चलते कि पता चला ये यहाँ की थी शॉल, ये इनकी थी, ये इस लॉन्ड्री की है। तो उसने बताया कि ये तो उनकी हमने की थी, उसका नाम उसमें निकला रिसीट में। तो इस तरह से सब क्लू सब ऐसे मिलते हैं, उसके सारे तरीके। आजकल तो लगते हैं ना वो आपके कैमरे, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरे ये आया था, ये गया था, तब भी पकड़ होने में कितनी मुश्किल होती, पता चला आधे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तरीके कितने तरीके हैं आजकल, तो साइंस इतना एडवांस हो गया है। उस ज़माने में मतलब ना होते हुए भी किस तरह से करते थे ये लोग, सब पकड़ लेते थे। ये तो हो गई काकोरी कांड की बात। ये पूरा स्थल बना हुआ है, ये इस स्थल की क्या कहानी, ये कब बना हुआ, कब तैयार हुआ? ये 1983 में इसकी शुरुआत, यहाँ स्मारक बनाने की चर्चा जो चली 1977 में, जब काकोरी शहीदों के, चारों शहीदों के बलिदान के 50 साल हो रहे थे, तो उस अवसर पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। और काकोरी शहीद अर्धशताब्दी समारोह, बलिदान अर्धशताब्दी समारोह। तो उस अवसर पर तमाम जो देश भर से, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात के क्रांतिकारी यहाँ आए थे, उन लोगों ने यहाँ इस स्थल पर भी आए थे। वो तो डीएवी कॉलेज में हुआ था 3 दिन का, 17, 18, 19 दिसंबर 1927। 17 दिसंबर और 1927 और 19 दिसंबर 1927 को चारों शहीदों को, क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में हुई थी। 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को, फैज़ाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को, और तब मलाका जेल थी इलाहाबाद में, आज का नैनी जेल नहीं, मनाका जेल था इलाहाबाद में। उस मलाका जेल में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी। तो ये उन लोगों के बलिदान की जब अर्धशताब्दी मनाई गई, तब ये क्रांतिकारियों ने, उसे फ्रीडम फाइटरों ने, दोनों धाराओं के लोग थे यहाँ पे, बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने कहा कि ये स्थल, तब ये स्मारक, यहाँ तो खुला मैदान था कि यहाँ कोई स्मारक बनना चाहिए। हाँ, कोई खुला स्मारक था नहीं, खेत खलिहान जैसा कुछ था। तो उसमें ये चर्चा चली और तब ये होने लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ बनना चाहिए। ये ऐतिहासिक घटना है। इसमें इस घटना के बाद में 77 में ये बात तय नहीं, चर्चा छिड़ गई कि यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ स्मारक बनना चाहिए। तब फ्रीडम फाइटरों की भरमार थी, क्रांतिकारियों की, फ्रीडम फाइटरों की, सबकी भरमार थी। तो वो दूसरे ढंग से सोचते थे आजकल की तरफ। तब पॉलिटिशियंस भी जो आए, उस समय जो केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। जगजीवन राम, जो लखनऊ से सांसद थे और मंत्री थे केंद्र में, पेट्रोलियम मंत्री बहुगुणा, HN बहुगुणा, वो भी फ्रीडम फाइटर थे।
आपके दिल्ली में भारत सरकार में जो ये थे प्रधानमंत्री, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, मोरारजी देसाई। और गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। ट्रेन जा रही है, ऐसे ही कोई ट्रेन गुजरी थी 1925 में रोकी गई थी। ये तो पैसेंजर ट्रेन है कोई। उस ट्रेन का क्या नाम बताया था आपने? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। तो ये फिर 1977 को चर्चा शुरू हुई कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। फिर इस पे काम कब शुरू हुआ, किस सरकार ने इंटरेस्ट करते करते कुछ ये हुआ 1983 में इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंची, तब प्राइम मिनिस्टर वो हो चुकी थी, और उनसे ये बात की गई कि भाई ऐसा ऐसा लखनऊ में इस घटना स्थल पर स्मारक बनाने का ये है, आप आइए इसकी शिलान्यास को पत्थर रख दीजिए। तो वो तैयार हो गई। यहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ तो थी ही वो, और यहाँ भी फ्रीडम फाइटर ही थे शायद। श्रीपद मिश्रा शायद मुख्यमंत्री थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो यहाँ फिर वो अपना पत्थर आया, उन्होंने रखा, 1.5-2 घंटे दिए। आप यूँ समझ लीजिए कि वो मद्रास के कार्यक्रम से दिल्ली लौट रही थी, तब उन्होंने समय निकाला 2-3 घंटे का। वो यहाँ हवाई अड्डे पे उतरी और वहाँ से हेलीकॉप्टर से वो इसके पास में ही यहाँ हेलीपैड बनाया गया था स्पेशल, वो यहाँ आई और आकर के उन्होंने यहाँ अपनी फाउंडेशन स्टोन रखी और उसके बाद वो चली गई। तब ये कहा गया था विभागों की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी वो करेगी, और ये कहा था कि इसको 1 से 1.5 साल के बीच में ये स्मारक बन के तैयार हो जाएगा। ये जो डोम देख रहे हैं आप लाला जी, मैं जो किस्सा बता रहा था कि ये फाइबर का पहले बना था। अच्छा। तैयार किया गया था, और पता नहीं किस तरह से तैयार किया गया, अभी तब तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। तो एक रात को ऐसी आंधी आई, तब ये बना था कि ये फाइबर ट्रांसपेरेंट जैसा था कि अंदर से लाइट जलेगी तो वो दूर से ऐसा लगेगा कोई मशाल जल रही है। लाल रंग के फाइबर से ये था। तो वो कब आंधी आई या कहाँ चला गया वो पूरे डोम का फाइबर कवर वो कहाँ चला गया। ये इसको बनने में कैसा आप बताया, इसको बनने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। बनने में पता नहीं क्या, अब सरकारी हिसाब किताब इतना लेट प्रोसीजर चल रहा था, तो इस पर अब 16 साल लग गए भाई। 16 साल? हाँ। 77 में विचार आया, 83 में इंदिरा गांधी आई, शिलान्यास पत्थर रखा, और 16 साल लग गए। मतलब कि 83, 6 तो 99 में जाके तैयार हुए। 99 में वो भी इन्होंने तैयार क्या हुआ, उसको इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर को करना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, तो वो कहते थे, लखनऊ से सांसद थे, तो हमारे पिताजी से वादा किया था कि नहीं, मैं अगर सरकार बना, मैं प्रधानमंत्री हुआ तो मैं यहाँ आऊँगा इस स्मारक का वो करने, गोलोकार्पण करने। आए ही नहीं, सब भूल भाल गए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भैया जब पावर में नहीं होता तब तो क्या क्या बोलते हैं वो लोग। फिर उसके बाद उनको समय ही नहीं मिला। अंदर चल के एक बार देखते हैं स्मारक। ये इसमें पत्थर लगे हुए हैं जी। जब कल्याण सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री के होते रहते यहाँ 5 मूर्तियों को और स्मारक का लोकार्पण किया था साथ, तब वो 19 दिसंबर शायद था। अच्छा। जब इंदिरा गांधी ने 1983 में 19 दिसंबर 1983 1999 को ये तो इन्होंने किया, कल्याण सिंह ने इसका लोकार्पण किया कांस्य प्रतिमाओं के साथ। अच्छा। अब इसके साथ भी देखिए, इसमें जो पहले प्रतिमाएं लगी थी वो मार्बल की लगाई गई थी 5 शहीदों की, और कोई शहीद की प्रतिमा जो है मेल नहीं खाती थी। खत्री जी ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, ये मेल नहीं खाती, इनको बदला जाए। उनसे पास करवा करके लगना था, वो बिना पास करवाए लगा दिया। तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पे ये हुआ कि नहीं फिर ये बदल के लगाई जाएंगी और ये किया जाएगा। तो उस ज़माने में जब ये थे गवर्नर, यहाँ राष्ट्रपति शासन था, तो गवर्नर रूल था, मोतीलाल वोरा यहाँ के राज्यपाल थे, उनसे मिले तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, नहीं ये प्रतिमाएं हटा करके क्या कहते हैं, संगमरमर की प्रतिमाएं हटा करके इनकी जगह ब्रॉन्ज की प्रतिमाएं लगेंगी, कांस्य की। तो कांस्य प्रतिमा दिल्ली से बन करके आई, और वो आकर के 2 पत्थर हम देख सकते हैं। एक पत्थर उस तरफ लगा है, वो शिलान्यास वाला, इंदिरा गांधी जी उनका नाम लिखा है।
1983 का, और ये उद्घाटन का पत्थर इस तरफ लगा है कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने 1999 का। तो ये बताने के लिए काफ़ी है, ये दो पत्थर जीते जाते उदाहरण है कि लगे एक स्मारक को कि शहीदों को लेकर जो है क्या उदासीनता। वो भी स्मारक में अभी भी तमाम चीज़ें अधूरी हैं। आज तक इसका कोई नोडल एजेंसी हुई नहीं। हम तो कहते हैं जो कमेटी बनी है जिला प्रशासन के उसमें अध्यक्षता में, जो जिला प्रशासन देखता है उसी को नोडल एजेंसी बना दो। लेकिन कोई सरकार सोचे तब ना। हम हम लोगों की आवाज़ भी कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह से है। ऊपर चलें? हाँ जी, ऊपर आइए, अंदर जाके देख लें। या आपको सहारा लेके चलो। आप छड़ी पकड़ना नहीं चाहते हैं, आप ही हमारे छड़ी हो। ये है स्थल, मंदिर भी कहते हैं इसको, काकोरी शहीद मंदिर। खैर इन लोगों ने भावनावश नाम रख दिया। मंदिर कहना सही है। जी जी। यहाँ हर साल 3 कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। एक 9 अगस्त को, 17 दिसंबर को और 19 दिसंबर को। 9 अगस्त को काकोरी डे मनाया जाता है, काकोरी दिवस। उसी दिन ये एक्शन हुआ था। तो काकोरी दिवस के उसमें यहाँ पर आते हैं तमाम छात्र, आसपास के क्षेत्रों के कॉलेजों के छात्र, कई कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और छात्र भी खुद संबोधित करते हैं। वो काकोरी केस के ऊपर प्रकाश डालते हैं, जो जानकारी वो रखते हैं वो बोलते हैं। बच्चे तो हम लोग बूस्टअप करते हैं, बच्चों तुम लोग बोलो। हम ये तो यहाँ बच्चे इतिहास बताते हैं काकोरी का। 5 मूर्तियाँ लगी हैं। पहला नाम है अमर शहीद राजेंद्र नाथ लहेड़ी। 5 शहीदों की राजेंद्र नाथ लहेड़ी। इनसे जुड़ा कोई किस्सा आपने सुना हो? राजेंद्र नाथ लहेड़ी भैया ये लोग सब पार्टी के, आप समझ लीजिए BHU के छात्र थे ये लोग। ये ख़ास तौर पे कुछ लोग कहते थे कि पहला MA का छात्र था जो फांसी चढ़ा था भारत के क्रांतिकारी इतिहास में। उसके बाद तो और लोग भी चढ़े हैं, लेकिन जो जानकारी आई उसमें क्रांतिकारियों से ही हमने सुना था। बहुत पुराने गदर पार्टी के क्रांतिकारी हुए पंडित परमानंद, वो कहते थे नहीं भाई हम लोग भी गदर पार्टी में फांसी पाए, फांसी हमारी कन्वर्ट हुई आजीवन काले पानी में, हम अंडमान रहे, लेकिन हम लोगों में से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, सब पढ़ाई बीच में छोड़ करके सब आ गए। ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए फांसी पाए। ये पोस्ट ग्रेजुएट थे जो उनको फांसी माना गया। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य 10 वर्ष कैद हुई थी। राजकुमार सिन्हा भी 10 वर्ष कैद हुए थे। वो हैं प्रणवेश कुमार चटर्जी 4 वर्ष कैद। हाँ, वो मनमथ नाथ गुप्त 14 वर्ष का कैद हुआ था इनको भी। सभी लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? नहीं, मनमथ नाथ गुप्त कॉन्स्पिरेसी में सज़ा हुई थी इन सबको। ये सज़ा पाने वालों का है जिन्होंने सज़ा काटी। ये राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब आ गए। मास्टरमाइंड कहिए इन लोगों को कहिए कि जो रेकी करते हैं ना, तो प्रोग्राम बना करके वो सामने पेश करना, ये है। तो पार्टी के लीडर थे, तो पार्टी के लीडर के उसके बाद यहाँ कार्यक्रम होता है 9 अगस्त, 17 दिसंबर को राजेंद्र लहेड़ी को 2 दिन पहले फांसी हुई थी गोंडा जेल में। तो यहाँ एक कवि सम्मेलन मुशायरा होता है, देशभक्त क्या बोलते हैं, वीर रस कवि सम्मेलन एवं कौमी मुशायरा, दोनों साथ में जॉइंट में होता है यहीं पे। और वो दिन ही दिन का होता है, शाम ढलते ही वो ख़त्म हो जाता है, ढलने से पहले। और 19 दिसंबर को यहाँ मेला लगता है, काकोरी शहीद स्मृति युवा मेला। तो कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं यहाँ पे आते हैं, बड़ा सा कार्यक्रम होता है। उसमें श्रद्धांजलि सभा भी होती है, प्रदर्शनी भी होती है। यहाँ का अभिलेखागार अपनी प्रदर्शनी लगाता है और यहाँ युवा मेला होता है। छात्र कई स्कूल अपना स्टॉल लगा करके यहाँ पे अपना वो करते हैं। श्रद्धांजलि सभा भी होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, सब देशभक्तिपूर्ण। सब कॉलेज अपने अपने यहाँ पे तैयार करके यहाँ पे आते हैं और पैट्रियोटिक कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आपने पिताजी से कोई किस्सा सुना हो? अरे तो ये लीडर थे, एक किस्सा थोड़ी ना है जी, कुछ तो कई किस्से हैं। तो ये जब फांसी चढ़े हैं, आप फांसी, अब चूँकि शहीद स्मारक पे हैं तो इनके फांसी चढ़ने का ही किस्सा सुन लीजिए। तो इनसे 2 दिन पहले मिलने इनकी माताजी गईं। इन माताजी को देख के इनके आंसू आ गए।
भाई भावुक है बेटा, माँ को देख रहा है, अब जा रहा हूँ मैं कुछ दिन बाद, मैं नहीं दुनिया छोड़ दूंगा, माँ मुझे नहीं मिलेगी। माँ ने डांटा, उन्होंने कहा कि ये क्या हीरा प्रसाद, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो बाहर कितनी शान से सबसे कहती थी कि देखो देखना मेरा बेटा कितनी शान से चढ़ेगा हंसते हंसते फांसी, और तुम मुझे देख के रो रहे हो, ये हाल है। ची ची ची, तुम मेरी दूध की लाज नहीं रख रहे हो। ये माँ ने मतलब उलाहना दिया उनको। तो जैसा उन्होंने फटकार लगाई इनको माँ ने, वैसे ही जवाब इन्होंने भी खूब पैसा दिया कि नहीं माँ, इसे कमजोरों की आंसू मत समझो, ये प्रार्थना के आंसू हैं ईश्वर से कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसी ही माँ की कोख से पैदा करना जो फांसी चढ़ने से कुछ दिनों पहले उसको देखे, उसके आंखों में आंसू देखे तो उसको फटकारे कि ये तुम क्या कर रहे हो राम प्रसाद, ये कमजोरी के आंसू हैं। ये तो वैसे ही है, वो इतिहास है, ये पिताजी बताते थे सब किस्सा। तो कहा नहीं, ये कोई जीवट वाले। प्रेम कृष्ण खन्ना, ये इनको 5 वर्ष कैद हुई थी, सजा हुई थी। ये भी शाहजहाँपुर के थे। शाहजहाँपुर के 3 जनों को फांसी हुई, बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह, ये तीनों शाहजहाँपुर के थे। प्रेम किशन खन्ना को आजीवन कारावास हुई, ये भी शाहजहाँपुर के थे। मुकुंदी लाल भारतवर्ष, ये आजम कारावास हुआ, ये उरई के थे, ये आई एम सॉरी, अरे जहाँ का औरैया में रहे, कहाँ के थे, औरैया कहीं थे, वहीं रहते थे। विष्णु शरण दुबे, ये मेरठ के थे, इनको भी लंबी से सजा हुई थी। यही एक क्रांतिकारी थे जिनको अंडमान भेजा गया बाद में। एक इंसिडेंट हो गया था, ये इनको पहले 10 साल की सज़ा हुई थी, तो ये सज़ा काट रहे थे, नैनी जेल में सज़ा काट रहे थे। तो मैं बता रहा था ना, अंग्रेज़ गवर्नर था, वो विज़िट करने गया, तो ये जब इनके बैरक में गया तो देखता क्या है कि एक इन लोगों के पत्थरों की बनी हुई होती है ना पलंगे, पक्की पलंगे वैसी, तो उसमें बिस्तर बिछा हुआ है। बिस्तर कुछ फूला फूला से दिख रहा है, लेकिन आदमी कोई नहीं दिख रहा है, और इनके तकिया भी फूला फूला से दिख रहा है, तो खाली था। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर सारे अधिकारी वहाँ खड़े हुए थे गवर्नर की वजह से, तो उनसे पूछा ये किसका है भाई, इसका ये ज़रा तकिया हटाओ तो अपना। तो जब तकिया हटाया गया तो वहाँ ये सिगरेट के पैकेट्स मिले ढेरों, तो वो कहने लगे ये कौन है भाई, इतनी सिगरेट यहाँ कैसे, जेल में अलाउड तो है नहीं सिगरेट। तो उन्होंने बताया सर ये काकुरी केस के रेवोल्यूशनरी हैं, वही जो सज़ा काट रहे हैं, विष्णु शरण दुबे। ओ अच्छा, तो भाई मैं उनसे ज़रूर, मुझे मिलवाओ, उससे मिलवाओ, मुझको मिलवाओ। वो उस समय कहीं बाथरूम या कहीं गए होंगे। तो जब लौट के आए तो ये फिर गए मिलने के लिए, तो वहाँ उसने कहा, इनसे पूछा गवर्नर ने, वो मिस्टर दुबलिस, आपके इसमें इतने सिगरेट के कैसे निकले, ये तो बड़ा वो है, बड़ा गलत बात है, ये तो आप जेल रूल का खिलाफ है ये बात, ये तो ठीक नहीं है। और फिर तब इन्होंने कहा सर मैं क्या करूं, मेरी आदत है, नहीं तो मुझे बड़ी उलझन होती, बड़ा अस्वस्थ होने महसूस करने लगता हूं, इसको पीने से। कहने इसके पीने से आप स्वस्थ महसूस करते हैं? कहने हाँ। तो कहने अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन अब मैं कोई ऐसी बंदोबस्त करूँगा ऐसा आपके लिए कि आपको स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए हमको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप रेवोल्यूशनरी हैं। इसलिए वो गए वहाँ से, ऑर्डर किया कि इनके स्वास्थ्य को देखते हुए इनको ऐसी जेल में भेजा जाए जहाँ सिगरेट विगरेट कुछ ना मिले। काला पानी सजा हो गई, अंडमान भेज दिया गया, तो ये अंडमान में रहे। शादी नहीं की थी इन्होंने, मेरठ के थे। ये भी विधायक या सांसद रहे, और जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे वहाँ के मेरठ के। अमर शहीद रोशन सिंह की, अच्छा ये आप इन्हीं के बारे में बता रहे थे, ये उसमें काकोरी ट्रेन वाले ट्रेन एक्शन में नहीं थे ये, लेकिन ये गांव के एक्शन में थे, सारे एक्शनों में नहीं थे, एक या 2 एक्शन में थे ये, लेकिन इनको काकोरी ट्रेन एक्शन की वजह से सबको सजा नहीं। काकोरी नाम उसका काकोरी कांस्पिरेसी केस पड़ गया, अलग अलग नाम से केस चलाने से बेटर इन्होंने ये किया कि सारे उन एक्शनों को भी इसमें शामिल कर लो। वो भी एक्शन ही थे, गांव के एक्शन। जोगेश चंद्र चटर्जी, हाँ, ये भी आजन्म कैद, ये किसी एक्शन में नहीं थे, आजन्म कैद हुई। गोविंद चरण कौर किसी एक्शन में नहीं थे, आजन्म कैद हुई। सचिन नाथ सान्याल किसी एक्शन में नहीं थे, आजन्म कैद हुई। और दल में थे, पार्टी में थे, मास्टर माइंड कहे जाते थे भैया, ये लोग मास्टर्स हैं, सीनियर थे। ये तो HRA के फाउंडरों में थे,
मेन फाउंडर तो यही थे। इसके पहले ये ऑलरेडी आजीवन काला पानी भोग के आए थे, अंडमान में रहे थे बनारस षड्यंत्र केस में। इन्होंने बंदी जीवन किताब लिखी थी, बड़ी बड़ी उस समय नौजवानों के बीच मशहूर हुई थी। तो ये सचिन नाथ सान्याल के उस किताब के ऊपर ही ये नौजवान लोग पढ़ते थे उस ज़माने में। समझ लीजिए रामायण और महाभारत की तरह से, गीता की तरह से पढ़ी जाती थी वो किताब, इनकी लिखी हुई थी। आखिरी में हमारे सबके सबसे सबसे प्रिय क्रांतिकारियों में से एक हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनके लिए कहा गया ना कि अगरचे ये चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े जाते, ये तो एब्सकॉन्ड कर गए, अगर पकड़े जाते तो सबसे पहली फांसी की सज़ा इन्हीं को सुनाई जाती। सारे क्रांतिकारी मानते थे पंडित जी अगर पकड़ गए तो फिर, जबकि बड़ा सब ताज्जुब करते हैं कि ये ऐसा बेहद क्रांतिकारी बना कैसे, इसके तो परिवार का बैकग्राउंड था ही नहीं, कहीं शिक्षित ही नहीं था परिवार, घोर आदिवासी इलाके में पैदा हुए, पिछड़ा इलाका, भीलों के बीच में पले बड़े हुए और मामूली शिक्षा थी, वहाँ से कैसे ये इतना बड़ा क्रांतिकारी बन के निकला, ये ताज्जुब हुआ। भगत सिंह इनके बगैर चले नहीं आगे बढ़े। भगत सिंह का तो पूरा परिवार क्रांतिकारियों का परिवार था। भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी थे, अजीत सिंह, इनके पिता किशन सिंह वो क्रांतिकारी थे, इनके दादा स्वर्ण सिंह वो क्रांतिकारी थे। तो पूरा परिवार क्रांतिकारियों का परिवार था। तब तो वो तो माना जा सकता है, उनको बैकग्राउंड ही मिला, इनको तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। इनके पिता तो एक माली की नौकरी कर रहे थे वहाँ, 5 रुपये महीने पे। अब आप सोचिए तो, और बड़े वैसे पंडित थे जो कहते हैं बड़े कट्टर और स्वाभिमानी किस्म के। उनके यहाँ से परिवार से कैसा लड़का निकलेगा ये वो भी नहीं कोई समझे। सारे क्रांतिकारी वही कहते हैं कि भैया ये तो ऐसा निकला कि कुछ पूछो ही नहीं। इनके बारे में आपने अपने पिताजी कुछ किस्से सुने? हाँ, मुलाकात के, किसी प्लान के? कई किस्से हैं, 1-2 किस्से नहीं। उन्होंने एक किस्सा बताया था कि बनारस स्टेशन पे एक दिन ये लोग टहल रहे थे, ये और ये तो पिताजी तो साधु थे और ये आज़ाद वहाँ टहल रहे थे। आज़ाद ने वहाँ पर 2 अंग्रेज मिलिट्री के कोई सिपाही थे, उन लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा कि सिगरेट पीने के बाद धुआं जो है वहीं स्टेशन पर 2 लड़कियां गुजर रही, हिंदुस्तानी लड़कियां, उन पर धुआं फेंका। आज़ाद ने देख लिया, आओ देखा ना था, आओ छोड़ करके गए। उस समय आज़ाद की पिस्टल जो थी वो उन्होंने अपने स्वामी जी को दे रखी थी, पिताजी को, वो अपने उसमें रखे हुए थे। और उन्होंने आओ देखा ना ताओ जा करके उस अंग्रेज को उठा के पटक दिया वहीं पे, पटक के 2-4 घूंसे मारे। साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इनके ऊपर, हमारी हिंदुस्तानी लड़की के ऊपर तुम धुआं फेंको इस तरह से। और वो सॉरी कहता रहा, सॉरी। वो चक्कर ये था, वो इसलिए सॉरी कह रहा था, आर्मी का था ज़रूर, लेकिन वो कैंट से बने बगैर परमिशन लिए वो आ गया था वहाँ अलाउड नहीं था ना सिविल में एरिया में, तभी जाओगे जब परमिशन तुमको अपने कमांडेंट से लिए बगैर नहीं जाओगे। वो वहाँ आया था, इसीलिए वो दबा जा रहा था बार बार। और ये उसको मारे जा रहे हैं कि साले इतना मारे। अरे एंग्लो इंडियन स्टेशन मास्टर था, ये देख करके वो दौड़ा आया, काहे मार रहे हो उसको, ये है वो है। तो उनको समझाया गया कि इनसे पूछिए हमने क्यों मारा, और वो कुछ बोले नहीं। गिल्टी कॉन्शियस उसको महसूस हुआ ना कि मुझसे गलती हुई, मैंने ज़रूर ये गलत किया। और वो बार बार यही कहा, आई एम सॉरी सर, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसे फिर नहीं करूँगा ऐसा, मुझे प्लीज़ जाने दो। तो बहुत डांट टुकुट के एंग्लो इंडियन स्टेशन मास्टर भी समझ गया कि साले ने गलती की है, जरूर ये पीट रहा है। आज़ाद को वो पहचानता था नहीं तब भी, लेकिन आज़ाद के गुस्से को नौजवान 2 समझ गए कि ये दोनों कोई वो उग्र नौजवान हैं, क्रांतिकारी हैं, किसी के नाम को कोई नहीं जानता था, कुछ नहीं, लेकिन कहना यहाँ खामखा के लिए हिंदुस्तानियों में, अंग्रेज़ों में यहाँ रॉयट हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि भाई इसको कहो कि भागो, तुम जाओ अपने कैंट में जाओ। तो जैसे ही उसको फ्री किया, वो ऐसे भागा जैसे किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी रेस में दौड़ रहा है, दौड़ लगा के भागा वो अपने कैंट की तरफ। रामकृष्ण खत्री आपके पिताजी? हाँ, इनको 10 साल की हुई थी और 10 साल पूरी सज़ा काट के छूटे थे। ये रामनाथ पांडे बनारस के थे, इन्हें भी 3 साल की सज़ा हुई थी। और भूपेन सान्याल, इनको भी 4-5 साल की सज़ा हुई थी। इन्हीं के भाई थे सचिन नाथ सान्याल भाई थे।
इन लोगों ने किसी एक्शन में भाग नहीं लिया था। रामनाथ पांडे, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राम दुलारी त्रिवेदी, ये रामनाथ पांडे तो पोस्ट बॉक्स थे शायद किसी के। रामनाथ पांडे बिल्कुल यंग थे, सभी यंग लोग थे। सब यंग तो थे ही, यंग सब थे। 25 से 22 यानी 20 साल से ऊपर से लेके 30 साल तक, 32 साल तक यूँ थे। ज़्यादातर 20 और 25 के बीच के थे। हमारा शहीद अशफाक उल्ला खान, इनको भी इसी केस में फांसी हुई 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में। अशफाक उल्ला खान से आपके पिताजी की कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई? भैया वो साथ में जब रहे, कितने एक्शनों में, अशफाक उल्ला खान गांव के भी एक्शनों में रहे, सारे एक्शनों में। बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान, काकोरी ट्रेन एक्शन और उसके पहले गांव के सारे एक्शनों में थे ये लोग। आज़ाद तो उसके बाद के भी एक्शनों में कोई एक्शन नहीं छोड़ा आज़ाद ने। जो भगत सिंह के साथ में रह करके जब इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया पार्टी को, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, तो उसने भी जितने एक्शंस हुए हैं उसमें अगर कोई शख्स मौजूद था हर एक्शन में तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो कभी पकड़े नहीं गए। नहीं पकड़े नहीं गए, लड़ते हुए शहीद हुए, ये भी याद रखिए। वो कहा जाता है ना उन्होंने आखिरी गोली मारी। क्यों आखिरी गोली मारी भाई? वो शख्स ने, वो समझ लीजिए पार्टी का अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने क्या आखिरी तीर अपने ऊपर चला के अपने को ख़त्म किया था ना? घुस गया चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह के आखिर तक जाके लड़ता हुआ, बाण धनुष बाण चलाता हुआ वो पहुंच तो गया। और बड़े बड़े द्रोणाचार्य जैसे लोग उसके ऊपर चारों तरफ से बाणों से हमला कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा काट का रास्ता नहीं निकाल पाया, वो समझ पाया था, इसीलिए वो फंस गया, वो मारा गया वहाँ। वही हाल चंद्रशेखर आज़ाद का था। चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते लड़ते शहीद हुए। वो उन पर कोई फूल तो बरस नहीं रहे थे, चारों तरफ से घिर गए थे। अगर गोली मारनी होती, यानी आप इसी से अंदाज लगाओ कि कहते हैं ना आखिरी गोली उन्होंने स्वयं को मारी। अरे वहाँ गिरने का फुर्सत ही कहाँ थी? चारों तरफ से गोलियाँ बरस रही हैं, अकेला आदमी फाइट कर रहा है, गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहा है, गिनती गिनने की वो है। और प्रमाण ये भी देखिए कि जब वहाँ इनकी डेड बॉडी के पास जब जांच की गई, देखा गया तो देखा 16 जीवित कारतूस इनके पास थे। अगर गोली मारनी होती तो पहली गोली मारते, आखिरी गोली क्यों मारते? अपने को स्वयं को गोली मारनी होती थी, आत्म बलिदान देना था तो पहले मारते। जी पार्टी में ये नियम है, हर पार्टी में, क्रांतिकारी पार्टियों में ये नियम है कि घिर जाओ, अगर बचने का कोई रास्ता ना देखो तो पोटेशियम साइनाइड खा लो या अपने को स्वयं को गोली मार लो, ये है। तो आज़ाद तो इस मिट्टी के बने ही नहीं थे। क्रांतिकारियों ने इसका बराबर सख्त विरोध किया। अब ये जो एक चीज़ चला दिया तो चला दिया सब जगह कि नहीं उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मारी, ये गलत है। सचिंद्र नाथ बख्शी ये आखिरी यहाँ पर। हाँ, ये सचिन नाथ बख्शी ये भी काकोरी ट्रेन एक्शन में थे। और ये अशफाक उल्ला खां के साथ इनका जो है सप्लीमेंट्री केस में अलग से ये लोग बाद में पकड़े गए थे। तो सप्लीमेंट्री केस में अशफाक उल्ला खां को फांसी का दंड मिला था, इनको आजीवन कारावास। अगर अपील करते तो ये इनका भी आजीवन कारावास फांसी में कन्वर्ट हो जा सकता था। अंग्रेजों का मूड ही दूसरा था। इसी के ऊपर छत बता रहे थे आप जो पूरी उखड़ गई थी, वो पूरी गायब हो गई। दोबारा कब बनी? फिर ये दोबारा उसके बाद ही कुछ महीने बाद बनी है। फिर ये हो गया कि नहीं भैया यहाँ फाइबर आइबर मत लगाओ, इसको डोम पक्के उससे करो। तब इन लोगों ने पक्के उससे किया। आपने बताया था कि आपकी कई क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई, क्या काकोरी केस के ही नहीं और भी क्रांतिकारियों। मैं पंडित परमानंद के सानिध्य में रहा, मैं बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद के सानिध्य में रहा, मैं रहा, आपके नाम लीजिए, बाबा सोहन सिंह जोश जो गदर पार्टी के कई क्रांतिकारी ये लोग रहे। मैं जयदेव कपूर जो भगत सिंह के साथियों में थे, जो शिव वर्मा जी उनके साथियों में, मैं दुर्गा भाभी के सानिध्य में रहा। मैं बहुत से क्रांतिकारियों के, मैं किनके नाम लाऊं, कोई उंगली पे गिन के नहीं बताए जा सकते, इतने क्रांतिकारी। राम दुलारी त्रिवेदी के सानिध्य में रहा, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के सानिध्य में रहा। आज़ादी के बाद भी आप तमाम क्रांतिकारियों से मिलते रहे, क्या हमारा सेंट्रल प्लेस था घर, तो वहाँ सब आते थे। यहाँ एक क्लब जैसा था, यहाँ आकर के सब लोग अपने संस्मरण साझा करते थे।
तमाम पिताजी की चूँकि आदत थी, वो एक अपना उन्होंने बना रखा था। जेल से छूटने के बाद से ही वो बराबर क्रांतिकारी साथियों की याद में कार्यक्रम किया करते थे। और उसमें उनके अंदर एक और थी कि दलगत भावना के साथ में नहीं करते थे कार्यक्रम। वो जैसे कांग्रेस पार्टी में रहे तो लेकिन बुलाते वो सबको थे, हर दल के उसको दलगत भावना से ऊपर उठ के आओ और इनको श्रद्धांजलि दो। अपनी देश के लिए इन लोगों ने वो किया, किसी पार्टी के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए इन लोगों ने बलिदान नहीं दिया, देश की आज़ादी के लिए किया। तो माना लोगों ने आते थे लोग और दलगत भावना से ऊपर उठ के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते थे, जिस महापुरुष की वो याद करते थे। आप यहाँ व्यवस्थाओं की चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ व्यवस्थाएं जिस प्रकार होनी चाहिए। ये एक हाँ, कर्मचारी है। वो चीज़ तो एक कर्मचारी पे है, पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी इसको देखता है। लेकिन सरकार से को ये सोचना चाहिए कि इस स्थल का कोई परमानेंट स्थायी समाधान इस तरह से हो। हम तो कहते थे कि कोई कॉर्पस फंड कर दो, हमने तो सरकार से ये अपेक्षा की कि इसका एक ऐसा कॉर्पस फंड कर दो कि उसके ब्याज से के खर्चे से, उसके ब्याज के खर्चे से ये चले, ये स्मारक चले, इसका मेंटेनेंस रख रखाव और यहाँ कार्यक्रम वगैरह सब हों। लेकिन अब कोई ना कोई तो आएगा, कोई भला पुरुष आएगा। अभी तक तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति अभी तक तो मुझे नेता तो सारे आते हैं, आपने बताया कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ भी आए थे यहाँ पर, कार्यक्रम कर गए। आदित्यनाथ भी आए, उन्होंने कार्यक्रम किया। ये झाड़ी वगैरह उठी हुई है, ये तभी साफ होती है क्या? जब कार्यक्रम होता है तब साफ करते हैं। तो वैसे देखिए, बरसात का सीज़न होगा तो अब तब झाड़ी कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बढ़ेंगी। आप आज काट दो, 2 दिन बाद फिर पानी, फिर 2 दिन बाद फिर पानी, तो वो झाड़ी फिर बढ़ेगी। तो जब पतझड़ का जैसे बोलते हैं ना कि झाड़ियाँ, बरसात डिक्लेयर हो गया कि अब मानसून गया, बरसात ख़त्म, तब इनको कटाया जाता है, घास को और इन सब चीज़ों को। तो आप लोग अभी जैसे करंट सरकार है उसके पास गए नहीं भाई कि यहाँ व्यवस्थाएं और ठीक होनी चाहिए, जितना ऐतिहासिक स्थल है? ऐसा देखिए, यहाँ पहले तो हम लोग कार्यक्रम करते थे। हम लोगों के कार्यक्रम करने के बाद में हमने जो जिक्र करता ना, R.K. मित्तल यहाँ कमिश्नर थे, उनको एक बार बुलाया था। तो उन्होंने इस स्थल के बारे में देखा, आप लोग कार्यक्रम तो करते हो तो यहाँ की व्यवस्था कौन देखता? हमने कहा कि हम लोग तो नहीं देख सकते ही नहीं, इतने बड़े स्मारक की सरकार ने बनाया तो सरकार को ही व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अपने यहाँ दूसरे तीसरे दिन, और उन्होंने एक कमेटी बना दी, काकोरी शहीद स्मारक विकास एवं संरक्षण समिति। वो इस तरह से बनाई कि जिसका संरक्षक हमेशा एक्स ऑफिसियो, जो भी कमिश्नर होगा वो उस कमेटी का संरक्षक होगा, और जो भी DM होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो वह कमेटी अब यहाँ सारे कार्यक्रम करती है, उसी के तत्वावधान में होते हैं। तो आप जानते हो, जिला प्रशासन हो, नगर प्रशासन, इन लोगों के लिए तो फंड्स की तो कोई वो नहीं, कहाँ से निकाल लाते हैं ये लोग, कार्यक्रम करा देते हैं। हम लोग तो पिद्दी का शुरुआत कहाँ से कराएंगे भाई, ये चीज़ हम लोग की उसमें। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, ये ऊपर से सरकार ने पहली बार यहाँ गवर्नर और मुख्यमंत्री एक साथ आए, और उनके लिए यहाँ बगल ही में हेलीपैड बनाया गया, गेट के पास में। वो लोग हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर से आए, उतरे और यहाँ आकर के कार्यक्रम अटेंड करके ये लोग गए। हम लोगों के 5 क्रांतिकारियों वंशजों को यहाँ सम्मानित भी किया गया, और काफ़ी पब्लिक भी थी, जनता भी, काफ़ी क्षेत्र की जनता आई थी, करीब 3-4 हज़ार की गैदरिंग थी। तो इन लोगों ने ये किया, ठीक है। हमने कहा भाई, अब देखिए, देश प्रेम में हमारी मन में हो ये जो ज़रूरी नहीं, औरों के भी मन में होता है, आपके भी मन में है देश प्रेम, आपके भी मन में, सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं, तो अपने अपने ढंग से सब करना चाहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से किया। आज उस पार्टी की गवर्नमेंट है, कल दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर? भाई हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ी, जो सबसे ज़रूरी व्यवस्था है, यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी कुछ इस तरह से कि ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के पास ये किस तरह से फंड्स की जुगाड़ करती है मुझे नहीं मालूम, सब जुगाड़ से होता है, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। हम कहते हैं कि एक कॉर्पस फंड ऐसा कर दिया जाए जिसके ब्याज से इस स्मारक का पूरी देखभाल हो, और वो मूल रकम तो अपनी सुरक्षित रहे, लेकिन उसको कभी थोड़ा भुनाया ना जाए, और उसके ब्याज से यहाँ कार्यक्रम हो, साल में 2-3 कार्यक्रम हो, मेंटेनेंस भी हो, और स्टाफ रखा जाए, यहाँ पे स्टाफ को बढ़ाया जाए, ये व्यवस्था हम चाहते हैं। ये थी काकोरी कांड और काकोरी स्मारक स्थल की पूरी कहानी। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।